चलिए तो स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री का नेक्स्ट क्लास। और कौन क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज लास्ट हमने क्वेश्चन किया था कि 4 पॉइंट है उसको को प्लेनर दिखाना था। आज का जो हमारा क्वेश्चन होगा उसी को कंटिन्यू करते हैं, फिर नया कॉन्सेप्ट आएगा उसको हम लोग फिर देखेंगे। जैसे कि क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2 2 -1 और 3 4 2 intersects the line joining the plane 706 and 251। देखते हैं इसको, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बोले कि प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स intersect the line joining the plane this and this। ठीक है ना। तो इसमें पॉइंट कितने, द फोर गिवन पॉइंट्स आर, कौन कौन से पॉइंट दिए? 2 2 -1, इसको मान लेते हैं पी, इसको मान लेते हैं Q342, इसको मान लेते हैं R, दिस इज 706 एंड दिस इज S, दिस इज 251। ठीक, हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा? वी हैव टू प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग P and Q intersect the line joining line joining R and S। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है, मतलब ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है, सपोज करते हैं दिस इज P एंड Q, और ये एक पॉइंट है दिस इज R एंड ये एक पॉइंट है दिस इज S। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं, और इसको प्रूफ करने के लिए कि PQ और RS एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये जो इंटरसेक्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे एक यूनिक प्लेन मिलेगा। फिर क्वेश्चन आ सकता है कि सर प्लेन है अगर, तो यहाँ पे दो लाइन ऐसे भी तो हो सकते हैं पैरेलल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि प्लेन को रिप्रेजेंट करेंगे। बिल्कुल, यूनिक प्लेन को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर दो लाइन ये पैरेलल है ना, ये भी एक प्लेन को रिप्रेजेंट करेंगे, बट ध्यान रहे ये इनफाइनाइट प्लेन को रिप्रेजेंट करेंगे। समझ गए ध्यान से? क्यों? आगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक वेरिएबल क्या है, और उसके वेरिएबल का वैल्यू पुट करते करते हम लोग देखेंगे कि प्लेन का बहुत सारा इक्वेशन निकलेगा। आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, देन और क्लियर हो। द लाइन PQ intersect RS if the 4 points, if the 4 points says P, Q, R and S lie on the plane, lie on the same plane। Since लिखा हुआ है कि टू intersecting line always determine a unique plane। जो कोई भी दो इंटरसेक्टिंग लाइन जो है ना, वो एक यूनिक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। दैट इज वी हैव टू प्रूव दैट इज वी हैव टू प्रूव दैट all the given 4 points are coplanar। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं तो
हम लोग बता सकते हैं कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। नाउ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट 2 2 -1 इज, क्या होता है इसका प्लेन का इक्वेशन? x-2 by-2 z+1 is equal to 0. This is the equation number 1. Since the equation first also passes through the points, this is 342 and 706. Therefore, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? A of 3-2, this is 1. Calculus correct. 4-2, this is 2b. And 2 + 1 + 3c is equal to 0. This is equation number 2. 7-2, 5a. 0-2b. This is 7c is equal to 0. 2 और 3 के हिसाब से अगर a का वैल्यू अगर देखिए बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर इसको सॉल्व करें तो 7 × 2 14 और +6 this is 20 and 15 - 7 this is 8 and c -2 -10 -12 is equal to k से। therefore इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? a/4 है ना, 5 b/2 c/-3 is equal to k. That is a is equal to 5k, b is equal to 2k and c is equal to -3k. अब ये जो a b और c का वैल्यू है इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन में। कौन सा इक्वेशन में? जो हमारा प्लेन का इक्वेशन है। तो क्या हो जाएगा? दिस इज 5k, ऐसे एक लाइन लिख देते हैं, पुट द वैल्यूज a b c इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या हो जाएगा? दिस इज 5k x-2 2k y-2 -3k z+1 is equal to 0। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेगा, के तो खत कैंसिल हो जाएगा, सबसे कैंसिल नहीं, ये तो जीरो नहीं होगा, बाकी सब टर्म जीरो होगा। दिस इज 5x + 2y -3z और कांस्टेंट टर्म मिल जाएगा ये आपका -10 -4 -14 एंड -3 -17 इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है ना प्लेन का, ये एक यूनिक प्लेन का इक्वेशन है। कैसे बोल सकते हैं हम लोग? अगर ये यूनिक प्लेन नहीं होता ना तो यहाँ पे समथिंग किया था तो ये प्लेन चेंज होता। मतलब क्या है? द 4 पॉइंट्स, पहले तो चारों पॉइंट लाई कर रहे हैं तो चौथे पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करा देंगे। द 4 पॉइंट्स विल बी कोप्लेनर if the fourth points, जो फोर्थ पॉइंट क्या था ना, 2 5 1 lies on the plane 4। अब ये इस पे लाई कर रहा है कि नहीं, तो सेटिस्फाई करके देखिए, देख लेते हैं। दैट इज if 5 × 2 2 × 5 3 × 1 -70 इज इक्वल टू 0। तो कितना हो रहा है? 10 15 -3 -70। अच्छा,
वो अच्छा ये 10 होगा ना, तो दिस दैट इम्प्लाई 0 इज इक्वल टू 0, विच इज ट्रू, which is true. Hence, P, Q, R, and S are coplanar. Therefore, P, Q, and R is intersects. ये रहा complete रूल्स। अगला find the equation of two planes through the points 0, 4, -3, 6, -4, 3, which cut off from the axis intersects where sum is 0, where sum is 0। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। चलिए तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन्स थ्रू द पॉइंट्स 0, 4, 3 एंड दिस which cut off from the axis intersect where sum be 0। अच्छा ठीक है, तो let the equation of the plane be क्या है, दिस इज, अगर हम लोग जानते हैं कि एक्सेस को अगर कट करे तो उसका प्लेन का इक्वेशन जो होता है वो x अपन ए वाई अपन बी z अपन सी इज इक्वल टू 1। साथ साथ में कंडीशन बोला है कि कट ऑफ फ्रॉम द एक्सेस इंटरसेक्ट वेयर सम बी 0। तो इस ये जो प्लेन है वो एक्सेस को किस किस पॉइंट पे कट कर रहा है, ए बी और सी पे, और वो क्या है कि इनका सम जो है वेयर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन बोला था। साथ साथ ये भी बोला है कि इक्वेशन फर्स्ट जो है वो passes through the point, passes through the points, किस पॉइंट से पास करते हैं, एक तो 0, 4, -3 से, और एक 6, -4, 3 से। तो इसको तो सेटिस्फाई करेगा ये, बिल्कुल। देयरफॉर फ्रॉम 1 क्या लिख सकते हैं, 0, 0 upon a 0 and plus y, this is 4 upon b and plus, sorry plus नहीं, -3 upon c is equal to 1, this is 3, and 6 upon a -4 upon b and +3 upon c is equal to 1। अगर इन दोनों को ऐड कर दें, एडिंग 3 and 4, तो क्या होगा, ये कैंसिल ये कैंसिल, 6 अपॉन ए इज इक्वल टू 2, यानी कि 2a इज इक्वल टू 6, दैट इम्प्लाई a इज इक्वल टू 3। a का वैल्यू 3 आ गया, तो यहाँ से a के वैल्यू को पुट कर देते हैं। नंबर 2 में पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 b प्लस c इज इक्वल टू -3, दैट इम्प्लाई b इज इक्वल टू -3 -c। अब इसका हेल्प ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन 3 के help से। हम थोड़ा साइड वाइड में लिख रहे हैं, आप लोग अगर इससे नोट्स बनाए तो सीधा लिखिएगा, नहीं तो पीडीएफ हम सेंड करेंगे लिंक टेलीग्राम पे। b is the b is the -3 -c, therefore from equation number 3, वो 4 upon b है ना, दिस इज 4 upon -3 -c, -3 upon c is equal to -4 upon 3, नहीं ऐसा कर लेते हैं। दिस इज
क्या हो जाएगा ये, 4/-3 माइनस सी इज इक्वल टू 1+3/c. That imply 4 - 1 इज इक्वल टू, नहीं नहीं नहीं, 4 ऐसा कर लेते हैं, -3 माइनस सी इंटू 1+3/c. ठीक ना। अब इसको सॉल्व करते हैं. दिस इज 4 -3 and -9/c, minus c and -3. तो -3 और -3 -6, और ये आ जाएगा तो इधर आ जाएगा 10. और दिस इज 1, दिस इज c, -9 एंड -c². मतलब ये हुआ कि c² +10c +9 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर c के यहाँ से दो वैल्यू निकल के आ रहे हैं. दैट इम्प्लाई c+9. यहाँ से 1 कॉमा ले ले तो c+9. दैट इम्प्लाई c इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू -9. c का दो वैल्यू, a3 निकल के आ गया, और c का वैल्यू -1 -9. उसका से b का वैल्यू क्या आ जाएगा, -3 माइनस c का वैल्यू अगर -1 रखते हैं तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा, दिस इज -2. यानी कि इस केस में b का वैल्यू -2, और -9 अगर पुट करते हैं तो -3 + 9, दिस इज 6. b का वैल्यू 6. हमें देखना है कि इसमें से कौन सा वाला सही है. ए बी सी का वैल्यू दोनों सही है, क्योंकि दोनों a+b+c = 0. तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था टू प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू प्लेन्स. तो ए बी सी का वैल्यू मालूम चल गया, पुट कर दीजिए, हो गया. देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, x/3, y का वैल्यू बी का वैल्यू -2, और c का वैल्यू -1 इज इक्वल टू 0. x/3, y/6 and z/-9 is equal to 0, which is the required two plane. और सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, इसका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, द प्लेन passing through the point 2, 0, 2, 6, 1, 1 and 4, 2, 3 meets the coordinate axis at ABC. Find the centroid of ABC. तो ये पीछे वाला ही क्वेश्चन है, ये होमवर्क कीजिए आपको. सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC, सेम क्वेश्चन है ये, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. शो दैट -1, 4, -3 is the circumcenter of the triangle formed by the points -3, 8, -5, -3, 2, 1. तो हमें ये दिखाना है कि ये जो है ना, ये सर्कम सेंटर है किसी ट्रायंगल.
और वो जो ट्रायंगल है वो फॉर्म हो रहा है ये पॉइंट और इस पॉइंट से। तो ऐसा कर लेते हैं, सरकम सेंटर ये बना लेते हैं। दिस इज द सरकम सेंटर ए बी एंड सी। ये इसका सरकम सेंटर मान लेते हैं। तो हमें दिखाना है कि पी जो होगा वो सरकम सेंटर ट्रायंगल का, और वो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है इस तीनों पॉइंट्स। देख लेते हैं इसको। पी को मान लेते हैं जैसे -1 4 और -3 इज द सरकम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल formed by the points. This is a point मान लेते हैं, this is 3 2 -5 -3 8 -5 -3 2 ठीक है ना। इफ कंडीशन 1, PA is equal to PB is equal to PC, and second PA B C are coplanar। इसमें देखते हैं, अगर ये जो पॉइंट है ना P, अगर ये तीन ट्रायंगल से जो फॉर्म हो रहा है इसका सेंट्रॉयड है, तो सबसे पहले तो ये जो PA PB और PC, ये जो तीनों डिस्टेंस जो होंगे वो सेम होंगे। बट ये भी तो हो सकता है ना, डिस्टेंस सेम हो लेकिन एक प्लेन में ना हो। तो हमें दो कंडीशन दिखाना पड़ेगा। एक कंडीशन ये जो डिस्टेंस है P से लेके P से A का, P से B का और P से C का, वो सारे के सारे इक्वल है। और दूसरा हमें कंडीशन दिखाना पड़ेगा कि ये जो है वो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। इसका मतलब कि ये जो पॉइंट है P, ये सच में सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट ABC है। ठीक, देखते हैं इसका सोल्यूशन तो हो ही गया स्टार्ट। तो करना क्या पड़ेगा सबसे पहले ना, अगर हम पी ए देखते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं पी ए पी बी और पी सी। तो क्या रूट अंडर ऑफ -1 -3 का होल स्क्वायर 4 -2 का होल स्क्वायर और -3 + 5 का होल स्क्वायर, x1 - x2 y1 - y2 और z1 - z2, x1 - x2 y1 - y2 और z1 - z2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा आपका 4। तो ये बचेगा आपका 24 रूट अंडर। पीबी लेंथ देखिए अगर तो -3 + 1 का होल स्क्वायर 8 -4 का होल स्क्वायर -5 + 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर और 3 स्क्वायर। दिस इज 4 + 16 और प्लस एक मिनट -5 3 है मुझे। दिस इज 2 4। ये भी आपका आ गया रूट अंडर ऑफ 24। वैसे हम डायरेक्ट लिखते हैं क्योंकि इसको भी सॉल्व करेंगे ना, पी ए पी बी पी सी, तो ये भी रूट अंडर ऑफ 24 आएगा। तो यहाँ से क्या देखने को मिला कि पी ए जो है वो पी बी के इक्वल है और वो पी सी के इक्वल है, और वो है रूट अंडर ऑफ 20। इसको हम बोल सकते थे कि सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, बट वो एक प्लेन में है नहीं। हो सकता है ये जो वाला पॉइंट है, ये पॉइंट प्लेन में नहीं, उठा हुआ है थोड़ा सा या फिर नीचे धसा हुआ है। इससे पहले दिखाना पड़ेगा कि ये चारों पॉइंट क्या है, एक प्लेन में। नाउ देयर कंडीशन फर्स्ट इज satisfied, again the equation of the plane through, this is 3 2 -5, क्या हो जाएगा, is
ए बी सी पॉइंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे कुछ ले लेते हैं ए डैश x-3, बी डैश y-2 एंड सी डैश z+5 = 0। ये जो प्लेन है, प्लेन वन, ये ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट, और भी तो पॉइंट से पास कर रहे हैं, है ना। और लास्ट में वो जो सेंट्रॉयड वाला पॉइंट है, उस पॉइंट को उस प्लेन में सेटिस्फाई करा दें। अगर सेटिस्फाई किया, इसका मतलब ये है कि वो सारे के सारे एक पॉइंट, एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। ठीक है ना। Therefore, the equation, the plane first also passes through the point, कौन कौन से पॉइंट समझ कर रहे हैं, -3 8 -5 -3 2 1। पुट करते हैं, दिस इज -6a डैश 4b डैश, नहीं 8 है ना, तो फिर जाएगा आपका 6b डैश, और क्या हो जाएगा 5, ये तो 0 हो जाएगा, 0z सी डैश हो जाएगा, 0c डैश, और -3 और -3, दिस इज माइनस ऑल्सो 6a डैश, तो ये हो जाएगा आपका 2 2 0, दिस इज 0b डैश एंड सी डैश 1, 6c डैश। अगर इन दोनों को सॉल्व करें बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ए डैश नहीं आएगा, ठीक है, बी डैश सी डैश, ये क्या हो जाएगा, इसको वैसे सॉल्व ना करके नहीं, अगर सिंपल सॉल्व किया जाए तो शायद ज्यादा बेटर। ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर, ना, क्योंकि यहाँ पे ये 0 है और यहाँ पे ये 0, तो वैसे ही सॉल्व करते हैं, ए डैश बी डैश सी डैश, ये जाएगा आपका 36, ये हो जाएगा आपका ऑलवेज ऑल्सो 36, ये भी 36 इज इक्वल टू केस। therefore a dash is equal to b dash is equal to c dash is equal to k। अब a dash b dash c के का वैल्यू ही चाहिए था, therefore from equation यहाँ पे लिखते हैं इसको, from equation number 1, this is k x-3, k y-2, k z+5 is x plus y plus z माइनस, this is 0। अब ये प्लेन का इक्वेशन आया, अगर जो सेंट्रॉइड वाला पॉइंट है, वो इस पॉइंट को अगर सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को, यानी कि वो एक प्लेन में, इफ द पॉइंट, इफ द पॉइंट -1 4 -3 lies in equation number 4, then क्या होगा, दिस इज -1 + 4 -3 is equal to 0, 4 - 4 is equal to 0, that implies 0 is equal to 0, which is true। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, hence the points A B C and P are co-planar, co-planar, therefore इधर लिखते हैं साइड, condition 2 is also satisfied, therefore P is the circumcenter center of the triangle। ओके, नेक्स्ट यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ है। प्लेन में अगला हम लोग को पढ़ना है कि एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल
बिटवीन टू प्लेन्स। अब हमें दो प्लेन्स के बीच की एंगल को देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करते हैं कि ये है हमारे पास एक प्लेन, दिस इज द प्लेन वन एंड दिस इज द प्लेन टू। अब इन दोनों के बीच का जो एंगल है ना, वो एंगल कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, इसको देखते हैं। तो उसका एंगल ड्रॉ करने की कुछ नहीं, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए और फिर इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। इस प्लेन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, इस प्लेन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। इन दोनों के बीच में जो भी एंगल होगा, जो भी, किन दोनों के बीच में, इन दोनों नॉर्मल टू द प्लेन जो हमने खींचा है, ये जो थीटा जो भी एंगल आएगा ना, इसी थीटा को हम लोग बोलेंगे कि ये प्लेन के बीच का एंगल है। ठीक है, क्लियर है देखो। तो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, द एंगल बिटवीन, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। लेट द टू प्लेन्स, ऐसे जनरल केस लेते हैं, टू प्लेन्स बी गिवन बाय ए a1x, b1y, c1z plus d1 is equal to 0, a2x, b2y, c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। ये दो प्लेन का इक्वेशन, इन दोनों के बीच का एंगल कैसे निकालना। तो इनके नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है ना, वही प्लेन के बीच का एंगल होता है। तो इसका नॉर्मल कैसे निकालेंगे, इसका नॉर्मल कैसे निकालेंगे, हो गया दोनों का cos थीटा निकाल देंगे, हो गया। द डियरेस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन फर्स्ट क्या, इसका डियरेस a1 b1 c1 and the dearest normal to the plane second are a2 b2 c2। अब दो लाइन का जब डियरेस्ट पता है, इनके बीच का थीटा अगर एंगल है तो क्या होता है, इफ थीटा भी द एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन द प्लेन्स, then cos theta is equal to what, a1 a2, b1 b2, c1 c2, a1 square, b1 square, c1 square, a2 square, b2 square and this is c2 square। तो ये दो प्लेन के बीच का एंगल। इसमें बहुत सारे एग्जांपल भी हैं, एग्जांपल भी करेंगे हम लोग, बट थोड़ा सा उसके पहले कुछ और बातें हम लोग जान लेते हैं। दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर और cos थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री मतलब 0, और ये 0 मतलब a1 a2 b1 b2 c1 c2 इज इक्वल टू 0। आइए अब समझ पा रहे हैं आप लोग। तो सेकंड है हमारा कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरली, perpendicularity, if two planes are perpendicular, two planes are perpendicular, then their normals are perpendicular, but the dearest of the normal,
drs of the normal to the planes are a2 b2 c2. Therefore, the normals perpendicular if a1 a2 b1 b2 c1 c2 is equal to 0. Therefore, the planes are perpendicular if a1 a2 b1 b2 and plus c1 c2 is equal to 0. जब दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उनकी जो डीएरएस का मल्टीप्लिकेशन होगा, क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन सम के बाद क्या होगा, 0. पैरेलल अगर हुआ तो क्या होगा, रेशियो में. नेक्स्ट है मेरा कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म. पैरेललिज्म if two planes are parallel, then their normals, are parallel, where DRS are क्या दिया, A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2. हमने तो ऑलरेडी इसको प्रूव कर चुके हैं कि अगर दो लाइन का DRS सेम रेशियो में रहे तो हम लोग क्या बोलेंगे कि दोनों लाइन जो है वो आपस में पैरेलल है. तो यहाँ पे तो लाइन की ही बात कर रहे हैं, प्लेन से हम लोग क्या किए, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, तो ये तो एक लाइन ही है. देयरफॉर द कंडीशन इज A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2. तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये हमारा जो प्लेन है वो पैरेलल प्लेन है. नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एक और शायद छोटी सी थ्योरी है, इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन. इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा. पैरेलल टू अ गिवन प्लेन, गिवन प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एनी. यानी एक प्लेन का इक्वेशन दिया होगा, उसके पैरेलल हमें प्लेन का इक्वेशन पूछेगा. मतलब दो प्लेन होगा, एक होगा जिसका हमें फाइंड करना है, दूसरा प्लेन होगा जो जो हमें फाइंड करना है वो किसी दूसरे प्लेन के साथ जो रिलेशन दिया होगा उसके साथ पैरेलल. लेट द गिवन प्लेन जिसके पैरेलल है बी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0. लेट द इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन through any plane parallel to equation first is a1x b1y c1z and plus d is equal to 0. जो किसके पैरेलल, इस प्लेन के पैरेलल. अगर ये दोनों इक्वेशन आपस में पैरेलल हैं इसका मतलब क्या है, सिंस इक्वेशन 1 एंड 2 जो है वो क्या है, पैरेलल. देयरफॉर बाय कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, अभी हमने पढ़ के आया था पैरेललिज्म का कंसेप्ट, क्या जगह सेम रेशियो ए अपॉन, सॉरी ये नहीं है, हाँ ए अपॉन A1 बी अपॉन B1 सी अपॉन C1 इज इक्वल टू केस. तो हमारे पास क्या है, ए बी सी, ये ए डैश बी डैश सी डैश, तो हमें ए डैश चाहिए है ना. तो ए डैश इज इक्वल टू के अपन हो जाएगा ना, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डैश के के ए हो जाएगा, एक बी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी की, एंड सी डैश इज इक्वल टू सी की.
तो इक्वेशन 2 के हिसाब से देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 ए के एक्स बी के वाई और सी के जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, that imply ax plus by plus cz plus d upon k is equal to 0. That imply ax plus by plus cz, इसको मान लेते हैं, this is lambda is equal to 0, where lambda is equal to d upon k. एक नोट लिखते हैं एंड देन उसको क्लास इन करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके ऊपर एग्जांपल देखेंगे। इक्वेशन ऑफ टू पैरेलल प्लेन्स डिफर बाय अ कांस्टेंट। तो ये थ्योरी पार्ट इसका खत्म हो गया पैरेलल प्लेन वाले। इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, 2-3 क्वेश्चंस करेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग फिर मूव करेंगे यहाँ से। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। खूब अच्छे से आपको रिवीजन वगैरह कीजिए।